नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो करीब 300 साल लंबा है। ये कहानी है आधुनिक भारत के बनने की। एक ऐसी कहानी जो व्यापारियों के जहाज़ों से शुरू होती है और एक पूरे राष्ट्र के जन्म पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। अच्छा, इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो व्यापारी थे वो शासक कैसे बन गए। फिर हम देखेंगे कि उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कैसा सिस्टम, कैसी मशीनरी बनाई। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र जागा और आखिर में उस आज़ादी के लिए क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो कहानी की शुरुआत होती है व्यापार से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो लोग यहाँ सिर्फ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आए थे, वे इतने बड़े उपमहाद्वीप के मालिक कैसे बन बैठे। हमारा पहला हिस्सा इसी बदलाव की कहानी है, यानी कॉमर्स से कॉन्क्वेस्ट तक का सफर। देखिए, ये कहानी सेनाओं से नहीं बल्कि इन जैसे जहाज़ों से शुरू होती है। 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, यूरोप की ये सारी ताकतें भारत के खजाने तक पहुंचने के लिए एक समुद्री होड़ में लगी हुई थीं। और इस होड़ के पीछे वजह क्या थी? जबरदस्त मुनाफा। जरा सोचिए, वास्को डी गामा की पहली ही यात्रा ने अपनी लागत का 60 गुना, जी हां 60 गुना ज्यादा कमाया। बस इसी एक आंकड़े ने पूरे यूरोप में भारत पहुंचने की एक आग सी लगा दी थी। लेकिन पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने के मूड में नहीं थे। उनकी एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, जिसका सीधा सा मतलब था हिंद महासागर पर कब्जा। यानी अगर किसी और देश के जहाज को यहाँ व्यापार करना है तो उसे पुर्तगालियों से एक लाइसेंस, एक कारताज खरीदना होगा। ये व्यापार नहीं, ये तो एक तरह की समुद्री दादागिरी थी। और इसी खेल में धीरे धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे आगे निकल गई। उन्हें दस्तक नाम के टैक्स फ्री व्यापार के पास मिले हुए थे, जिसका उन्होंने जम के गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब बंगाल के नवाब ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की तो व्यापार का ये झगड़ा सीधी लड़ाई में बदल गया और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। एक बार जब कंपनी को सत्ता का चस्का लग गया तो फिर वो रुके नहीं। अगले 100 सालों में उन्होंने एक एक करके भारत की सभी बड़ी ताकतों को हराया। मैसूर में टीपू सुल्तान से लेकर शक्तिशाली मराठों और पंजाब के सिखों तक, और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया। तो सवाल ये उठता है, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी ने आखिर ये किया कैसे? ये सिर्फ लड़ाइयों से नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी मशीनरी तैयार की जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी पकड़ में ले लिया। चलिए इस साम्राज्य के तंत्र को समझते हैं। उनका एक सबसे बड़ा हथियार थी सहायक संधि। अब ये सुनने में तो दोस्ती का समझौता लगता है, पर असल में ये एक जाल था। भारतीय राजा अपनी आज़ादी अंग्रेजों को सौंप देते थे और फिर अपनी ही सुरक्षा के लिए उन्हें पैसे भी देते थे। धीरे धीरे वो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो जाते थे, मतलब बिना लड़े ही जीत। और फिर आई हड़प नीति, जो और भी सीधी थी। इस पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी भारतीय शासक का अपना कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधे सीधे कंपनी के कब्जे में चला जाता था। इसे कई लोगों ने भारतीय राज्यों को हड़पने का एक खुला बहाना माना। कब्जा करने के बाद शासन का तरीका भी बदला गया। कॉर्नवालिस कोड ने एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, एक ऐसा सिस्टम जहां टैक्स वसूलने का काम और न्याय करने का काम अलग अलग था और सारे बड़े अधिकारी सिर्फ अंग्रेज होते थे। ये भारत पर शासन करने का एक ब्रिटिश ब्लूप्रिंट था। और पैसा, उसके लिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियां बनाई। इससे 2 काम हुए। एक तो कंपनी की कमाई हमेशा के लिए फिक्स हो गई, और दूसरा जमींदारों का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो गया जो अंग्रेजों का वफादार था। ये आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह का कंट्रोल था। अब देखिए, जब इतना दबाव और इतना नियंत्रण होता है तो उसकी एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन होना तो तय है। इसी ब्रिटिश राज के अंदर से एक नई भारतीय चेतना ने जन्म लिया। ये कहानी है एक राष्ट्र के जागने की। ये जागृति सबसे पहले समाज के अंदर से शुरू हुई। भारत खुद से एक सवाल पूछ रहा था कि क्या हमें आगे बढ़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाना चाहिए या फिर अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों की तरफ लौटना चाहिए। ये बहस देश के भविष्य की दिशा तय करने वाली थी। और जानते हैं, ये सामाजिक बहस जल्द ही एक राजनीतिक आग बन गई। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं की एक नई पीढ़ी सामने आई, जिन्होंने कहा कि हमें सुधार नहीं, हमें स्वराज चाहिए। उनका ये नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, पूरे देश में गूंजने लगा। राष्ट्रवाद की इस बढ़ती लहर को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी सबसे पुरानी चाल चली, बांटो और राज करो।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1905 में बंगाल का विभाजन, जिसे उन्होंने हिंदू और मुस्लिम आबादी के आधार पर किया था। लेकिन अंग्रेज़ों की ये चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। जिस फैसले का मकसद भारतीयों को बांटना था, उसी ने उन्हें और भी ज्यादा एकजुट कर दिया। इसके जवाब में जो स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ, वो विदेशी सामानों के बहिष्कार और भारतीय आत्मनिर्भरता का पहला बड़ा और सामूहिक नारा बना। इस कहानी का अंतिम अध्याय जन संघर्ष का है। एक ऐसा संघर्ष जो आज़ादी पर तो खत्म हुआ, लेकिन उसकी एक अकल्पनीय, एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 20वीं सदी में महात्मा गांधी के आने से स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा ही बदल गया। सत्याग्रह और अहिंसा जैसे हथियारों से उन्होंने इस लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के कमरों से निकालकर करोड़ों आम हिंदुस्तानियों का आंदोलन बना दिया। चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक ये सब इसी का सबूत है। लेकिन आज़ादी का रास्ता सिर्फ एक नहीं था। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, जिनका मानना था कि आज़ादी लड़कर जीती जाएगी। उनका चलो दिल्ली का नारा सशस्त्र संघर्ष का प्रतीक बन गया। आखिरकार दशकों के संघर्ष और दूसरे विश्व युद्ध से कमजोर हो चुके ब्रिटेन के पास भारत को आज़ाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने अपना ये ऐतिहासिक भाषण दिया, तो एक युग का अंत हुआ और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। पर जैसा मैंने कहा, ये आज़ादी एक भयानक कीमत पर आई। देश का बंटवारा हो गया, और उस बंटवारे के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें अंदाजा है कि करीब करीब 10 लाख लोग मारे गए। ये सिर्फ मौतों की कहानी नहीं थी, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रातों रात अपने सदियों पुराने घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। और इस तरह खून और आंसुओं के बीच एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। लेकिन 200 साल के साम्राज्य की ये कहानी 1947 में खत्म नहीं हुई। इसकी विरासत, चाहे वो एकता की हो, बंटवारे की हो या हमारे संस्थानों की हो, आज भी पूरे दक्षिण एशिया को आकार देती है और हमें इस अंतिम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।